हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का सीडीएस बूस्टर पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज करेंगे। परसेंटेज जो है वो हम लोग कंप्लीट करेंगे, सारे टाइप्स करेंगे। जो जो क्वेश्चन जिस तरीके से पूछे जाते हैं एग्जाम में वो सारे के सारे करेंगे। बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखना है और वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपके कॉन्सेप्ट पूरे के पूरे समझ में आ जाएँ। इसमें हम लोगों ने 50+ क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं, जिससे कि आपके सारे के सारे क्वेश्चंस जितने भी आपके टाइप्स होते हैं वो सारे के सारे इसी के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। आपको नेक्स्ट कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप केवल और केवल जो कॉन्सेप्ट है वो सीखना चाहते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए आप किसी बुक का सहारा ले सकते हैं या प्रीवियस ईयर का सहारा ले सकते हैं। सबसे पहला जो टाइप होगा वो बेसिक होगा। बेसिक में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपका सीडीएस एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से नहीं पूछा जाता है, बल्कि ये एसएससी के एग्ज़ाम्स हो गए उनमें इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सीडीएस एग्जाम में जो थोड़ा सा होता है वो लेवल अच्छा खासा होता है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। जैसे कि आपके पॉपुलेशन वाले क्वेश्चंस हो गए, आपके जो इलेक्शन वाले क्वेश्चंस हो गए, आपके सैलरी वाले क्वेश्चंस हो गए, टैक्स वाले क्वेश्चंस हो गए। इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सीडीएस एग्जाम पूछता है, उनको हम लोग आगे करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत से बेसिक से शुरुआत करते हैं, फिर हम लोग धीमे धीमे जो टाइप सीडीएस एग्जाम में पूछे जाते हैं उनकी तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें कहा गया है कि दो नंबर हमारे पास रिस्पेक्टिवली 26 और 5% ज़्यादा हैं तीसरे नंबर से। तो हमारे पास 3 नंबर हैं A, B, C। तीसरे नंबर को अगर हम 100 मान लेते हैं तो हमारे पास जो दूसरा नंबर होगा वो 105 होगा और पहला नंबर जो होगा वो 126 होगा। हमसे कहा गया है कि हमें बताना है कि जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर का कितना % होगा। तो पहला नंबर हमारे पास क्या है, 126 है। दूसरा नंबर हमारे पास क्या है, 105 है। इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज निकल आएगा। जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वह 120% आएगा। तो 120% हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी जिसका नाम है सीडीएस बूस्टर। उसको आपको ज्वाइन कर लेना है और वहाँ से आपको इसकी PDF डाउनलोड कर लेनी है। अब आगे आते हैं पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन। पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनको कैसे करना है वो हम लोग देखते हैं। देखिए, इस सबसे पहले हमसे कहा गया है कि हमारे पास जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है वो 8000 है। अगर उसमें से मेल जो पॉपुलेशन है वो 10% इंक्रीज़ कर रही है, फीमेल पॉपुलेशन जो है वो 8% इंक्रीज़ कर रही है, लेकिन जो टोटल पॉपुलेशन है वो 9% इंक्रीज़ कर रही है। तो हम लोग कैसे जो मेल्स है उस टाउन में कितने इंक्रीज़ किए हैं या कितने प्रेजेंट में मेल थे, उनको कैसे निकालना है, वो कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। देखिए, इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें हम लोग लगा सकते हैं एलिगेशन। एलिगेशन सबसे इसमें जो मेथड होगा सरल होगा और विद इन कुछ सेकंड्स में आंसर हमारा आ जाएगा। लेकिन आप नहीं चाहते हैं, आपको नहीं पता है कि एलिगेशन कैसे लगाते हैं, तो आपको जो हमारे पास नॉर्मल मेथड होता है उसके माध्यम से जाना पड़ेगा। कैसे जाना पड़ेगा कि 8000 हमारे पास टोटल है, मान लेते हैं हमारे पास मेल X है, तो जो फीमेल हो जाएगा वो हमारे पास 8000 माइनस X हो जाएगा। फिर हम लिखेंगे X का, हमारे पास जो मेल बढ़ रहा है वो 10% पॉपुलेशन बढ़ रही है, 100 प्लस जो फीमेल बढ़ रही है वो कितनी बढ़ रही है, 8% बढ़ रही है। तो 8000 माइनस X इंटू 8/100 इक्वल्स जो टोटल पॉपुलेशन बढ़ रही है वो कितनी बढ़ रही है, 9% बढ़ रही है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे X की वैल्यू आएगी और X की वैल्यू ही हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग इसको एलिगेशन से कैसे कर सकते हैं। एलिगेशन से करने के लिए हम एलिगेशन तभी लगाते हैं जब हमारे पास दो डिफरेंट चीज़ें दी गई होती हैं और फिर उन दोनों डिफरेंट चीज़ों का हमें एक एवरेज दिया गया होता है। जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं, सबसे पहले हमें मेल पॉपुलेशन बढ़ती हुई दी गई है
फीमेल पॉपुलेशन बढ़ती हुई दी गई है। फिर हमसे कहा गया है कि दोनों ही 9% बढ़ रही हैं। पहले हमें अलग अलग दिया गया था, फिर उनका एवरेज दिया गया है। तो ऐसे ही जब हमें दिया जाता है तब हम क्या कर पाते हैं, जो एलिगेशन है उसको लगा पाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 10% मेल बढ़ रहा है, 8% हमारे पास फीमेल बढ़ रहा है, टोटल 9% बढ़ रहा है। तो हमें क्या करना होता है, इनका डिफरेंस लेना होता है। 10 में से 9 जाएगा, हमारे पास 1 बचेगा। 8 में से 9 जाएगा, हमारे पास 1 बढ़ेगा। तो जो 1:1 आया है ये पॉपुलेशन का रेशियो आया है। जो मेल पॉपुलेशन थी वो 1 थी और फीमेल पॉपुलेशन भी 1 थी, यानी कि हम कह सकते हैं कि दोनों ही मेल और फीमेल पॉपुलेशन बराबर थी। तो हमारे पास टोटल पॉपुलेशन कितनी थी, 8000 थी। जो यहाँ पर टोटल हो रही है 1 + 1 2 हो रही है रेशियो के अनुसार। हमें निकालना क्या है, हमें मेल पॉपुलेशन निकालनी है। मेल पॉपुलेशन कितनी है, 1 है। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4000 आ जाएगा। 4000 हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमसे कहा गया है द पॉपुलेशन ऑफ चंबल इज 8000 इफ द मेल्स इंक्रीजेज बाय 9%, फीमेल इंक्रीजेज बाय 16%, देन द पॉपुलेशन विल बी 9000। देखिए यहाँ पर हमसे एलिगेशन यहाँ पे भी हम लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमसे क्या कहा गया है कि यहाँ पे 9% मेल इंक्रीज कर रहा है, फीमेल 16% इंक्रीज कर रहा है, और हमें जो इंक्रीज पॉपुलेशन है वो दी गई है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, एवरेज जो परसेंटेज इंक्रीज किया है उसको निकाल सकते हैं। 8000 से 9000 हुई, यानी इंक्रीज किया 1000। किस पर इंक्रीज किया, 8000 के ऊपर इंक्रीज किया, इंटू 100। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 25/2 हो जाएगा। अब हम लोग एलिगेशन लगा सकते हैं। यहाँ पे जो मेल हमारे पास इंक्रीज कर रहा है वो 9% इंक्रीज कर रहा है, और जो फीमेल इंक्रीज कर रहा है हमारे पास वो 16% इंक्रीज कर रहा है। जो टोटल इंक्रीज कर रहा है वो 25/2% इंक्रीज कर रहा है। अब हमें क्या करना है, इसका रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकालेंगे तो ये 7/2 हो जाएगा, ये भी 7/2 हो जाएगा, क्योंकि हम क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ पर नंबर्स होंगे वो हमेशा जो एवरेज नंबर होगा उससे एक बड़ा होगा और दूसरा वाला छोटा होगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हम लोग एलिगेशन नहीं लगा पाएंगे। एलिगेशन में हमेशा जो एवरेज होगा उससे एक नंबर ये वाला बड़ा होगा, या चाहे ये वाला बड़ा हो, और एक इनमें से छोटा होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे भी हमारे पास जब इसको डिवाइड करेंगे तो 1:1 आ जाएगा। तो टोटल पॉपुलेशन हमारे पास 8000 है अपॉन 2। हमें निकालना किसकी पॉपुलेशन है, फीमेल की 1। तो यहाँ पे भी हमारे पास 4000 आंसर आ जाएगा। पॉपुलेशन ऑफ सिटी 58500, मेल 10% इंक्रीज कर रहा है, फीमेल 16% इंक्रीज कर रहा है। आफ्टर 1 ईयर पॉपुलेशन 65610, देन फाइंड द मेल कैंडिडेट। अब यहाँ पर आप एलिगेशन लगा सकते हैं, लेकिन एलिगेशन इतना कठिन यहाँ पे पड़ जाएगा कि आप टाइम बहुत कंज्यूम कर जाएंगे। तो यहाँ पे एलिगेशन ना लगाकर हम लोग जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड होता है, यानी कि जो एक्स लेके हम लोग करते हैं, उसको यहाँ पे करेंगे। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो ये नंबर फंस रहे हैं वो बहुत ही अटपटे फंस रहे हैं। यहाँ पे हमें डिवाइड करने में ही बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, डिवाइड कर हमें एवरेज निकालना पड़ेगा, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो बहुत अटपटा आएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसे आसान बनाने के लिए हम ले लेंगे लेट, क्योंकि हमें मेल निकालना है तो मेल को हम ले लेते हैं एक्स। तो हमारे पास यहाँ पे फीमेल हो जाएगा, वो फीमेल हो जाएगा 58500 माइनस एक्स। अब आपको पता है कि एक्स पर 10% इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे 10% हम इंक्रीज करा देते हैं तो 110x हो जाएगा। ये इंक्रीज पॉपुलेशन होगी मेल की। अब फीमेल की इंक्रीज पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 58500 माइनस एक्स। इंक्रीज कर रहा है फीमेल 16%, यानी कि इंक्रीज पॉपुलेशन हो जाएगी 116/100, और ये बराबर हो जाएगी टोटल इंक्रीज पॉपुलेशन जो कि हमारे पास है 65610। हमारे पास जो ओरिजिनल पॉपुलेशन थी ये थी, इंक्रीज पॉपुलेशन ये है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते समय आप क्या कर सकते हैं कि जो 100 है, 100 को डायरेक्ट इधर भेज दीजिए। फिर हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी
प्लस 58500 इंटू 116 माइनस 116x इक्वल्स 656100। ठीक है, ये 100 अपॉन में था दोनों में, क्योंकि अपॉन में है इसको हमने इधर लेके इधर भेज दिया, तो ये हमारे पास नंबर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई कर लेनी है और फिर आपको x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। x की वैल्यू जब इसको हम फाइंड करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 37500 आएगी, और यही हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो अगला हमारे पास टाइप है वो इनकम और एक्सपेंडिचर के ऊपर बेस्ड है। इनकम जो एक्सपेंडिचर होता है वो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो हम लोग इनकम होगी वो किसके बराबर होगी, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के बराबर होगी। यानी कि जितना हम एक्सपेंड कर रहे होंगे, जितना बचा रहे होंगे, दोनों को मिलाकर ही हमारी इनकम बनती है। बस इस फॉर्मूलों का आप ध्यान रखिएगा, आप आंसर कर पाएंगे। यहाँ पे राहुल स्पेंड कर रहा है 50% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन हाउस होल्ड आइटम, 20% ऑफ हिज मंथली इनकम। लैंग्वेज पे हमेशा ज़्यादा ध्यान रखिएगा। राहुल स्पेंड 50% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन हाउस होल्ड आइटम, 20% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन बाइंग क्लोथ्स, 5% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन मेडिसिन एंड रिमेनिंग अमाउंट रुपीज़ 11,250 ही सेव्स। व्हाट इज़ द राहुल्स मंथली इनकम। यहाँ पे 50% वो मंथली इनकम खर्च कर रहा है, फिर वो 20% ही मंथली इनकम का खर्च कर रहा है, और फिर 5% खर्च कर रहा है। ये कितना हो जाता है, 75% हो जाता है। अगर उसकी टोटल सैलरी 100% है तो उसने 75% क्या किया, खर्च कर दिया, तो उसने बचाया कितना है, 25% बचाया है। हमें इनकम निकालनी है, तो ये हमारे पास सेविंग वैल्यू है, सेविंग हमारे पास 25 है, तो 1250 अपॉन 25 हो जाएगा। ये 25 की वैल्यू है, हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा 25 बन जा 25 4 की इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 45,000 आ जाएगा। A man spends 50% of his income on board and lodging, 20% of the remainder in other personal। अब यहाँ पे आपको लैंग्वेज पे ध्यान देना है। A man spends 50% of his monthly income on board and lodging, 20% of the remainder, यानी कि जो खर्च कर चुका है उसमें से जो बच गया है वो उसके पास उसका हिस्सा खर्च कर रहा है। पहले हम लोग जो क्वेश्चन में किया था वो अपनी जो इनकम था उसी का खर्च कर रहा था। ठीक है, तो लैंग्वेज पे हमेशा ध्यान दीजिएगा। 25% ऑफ द रेस्ट इन चैरिटी, फाइंड हिज इनकम इफ़ ही इज़ लेफ्ट विथ 4200। तो यहाँ पे हो जाएगा 100, मान लेते हैं उसकी जो इनकम है वो 100 है, तो ये हमारे पास 1/2 हो जाएगा इंटू 4/5 इंटू 3/4, क्योंकि 50% का मतलब होता है 1/2। उसने जब 1/2 हिस्सा खर्च कर दिया तो बचेगा कितना हिस्सा, 1/2 बचेगा, तो 1/2। फिर 20% का मतलब होता है 1/5। 1/5 का मतलब है कि 5 हिस्सों में से उसने एक हिस्सा ख़त्म कर दिया है, तो उसके पास बचा कितना है, 4/5 बचा है। फिर 25% का मतलब होता है 1/4, उसने 4 हिस्सों में से एक हिस्सा ख़त्म कर दिया, तो उसके पास हिस्सा बचा कितना, 3/4, और उसके पास जो टोटल सेविंग बची है वो 4200 बची है। अब हमें निकालना क्या है, हमें 100% निकालना है, तो 4 से 4 ये कट गया, 3 से हमारे पास 3 1 जा 3, 3 4 जा, ये हमारे पास हो गया। तो हमारे पास 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 2 जा 10, 10 को इधर भेज देंगे, तो ये 14,000 हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्योंकि हमें इनकम निकालनी थी, तो इनकम हमने 100% ली थी, तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई, 40,000 हो गई, और यही हमारे पास करेक्ट आंसर हो गया। A man spends 2/3 of his income. If his income increases by 14%, expenditure increases by 20%, then percentage increase in his saving will be। एक हमारे पास आदमी है जिसकी जो एक्सपेंडिचर है वो 2/3 स्पेंड करता है, तो मान लेते हैं कि उसके पास जो टोटल सैलरी है वो 300 रुपये है, उसमें से 200 रुपये उसने खर्च कर दिए, क्योंकि 2/3 अगर हम 300 का निकालेंगे तो हमारे पास 200 आएगा। अगर उसने 200 रुपये खर्च कर दिए तो उसके पास बचा कितना होगा, 100 रुपीज़ बचा होगा।
अब हमसे कहा गया है कि इफ़ हिज इनकम इंक्रीज बाय 14%, नाउ उसकी जो इनकम है वो इंक्रीज कर रही है 14% से। 14% का मतलब इसका अगर हम 14% निकालते हैं तो 42 हो जाएगा। तो यानी कि ये 42 इंक्रीज कर रही है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 342 हो जाएगी। 200 का 20% अगर हम निकालेंगे, 20% इसका 200 का हो जाएगा 40, तो इस पर हम 40 इंक्रीज करेंगे तो ये हो जाएगा 240। अब ये 342 हमारे पास टोटल इनकम हो गई, 240 हमारे पास एक्सपेंडिचर हो गया, तो सेविंग कितनी बचेगी, 342 माइनस 240 जो कि होता है 102। अब हमें देखना है कि हमारे पास जो सेविंग है वो कितनी इंक्रीज कर गई। तो पहले हमारे पास 100 थी, अब 102 हो गई है, यानी कि इंक्रीज की 2। अगर हम परसेंटेज निकालना चाहें तो हो जाएगा 2/100 इंटू 100, तो 100 से 100 कैंसिल आउट, तो 2% हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। The salary of Raju and Peter are in the ratio 3:5. If there is an increase of rupees 2500 each in their salaries, then the ratio of their salaries become 11:15. What is the salary of Peter? तो राजू और पीटर की जो सैलरी है, पहले उसका जो रेशियो है वो ये है 3x/5x, ठीक है। उसमें अगर इंक्रीज हो जा रहा है दोनों का ही 2500 प्लस 2500, तो ये सैलरी का जो रेशियो हो जा रहा है वो 11:15 हो जा रहा है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, सॉल्व कर लीजिए। और हम लोगों ने दूसरा मेथड आपको बताया था कि डायरेक्ट अगर हमें सॉल्व करना है तो यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी 15 3 जा 45, 11 5 जा 55, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 10 आएगा। अब इसमें से इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि हमारे पास हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर हमारे पास दोनों प्लस प्लस हैं तो माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस माइनस है तो भी माइनस करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे एक प्लस होता एक माइनस होता तो हम लोग प्लस करते हैं। तो यहाँ पे 15 की मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, फिर 15 की मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, तो क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर 4 × 2500 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1000 के बराबर, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास 1000 है। हमसे पूछा गया है पीटर की सैलरी। पीटर की सैलरी कितना हो जाएगा, 5x। 5x मतलब 5 × 1000 जो कि हो जाता है हमारे पास 5000। Renu saves 20% of her income. If her expenditure increases by 20% and income increases by 29%, then what percent has her saving increased? रेनू 20% अपनी इनकम बचा रही है इफ़ उसका एक्सपेंडिचर 20% इंक्रीज कर रहा है और उसकी इनकम इंक्रीज कर रही है 29% से, देन व्हाट परसेंट हैज़ हर सेविंग इंक्रीज्ड। तो यहाँ पर आपको देखना है कि आपके पास मान लेते हैं उसकी जो इनकम है 100 है, 100%, जो उसकी सेविंग है वो 20 है। अगर 20 सेविंग हो जाएगी तो एक्सपेंडिचर 80 हो जाएगा। अगर उसका जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज़ कर रहा है 20% से, इसका हम 20% करें, सॉरी एक्सपेंडिचर 20% से इंक्रीज़ कर रहा है तो ये इंक्रीज़ करेगा +16, तो ये हो जाएगा आपके पास 96। जो इसकी इनकम इंक्रीज़ कर रही है वो 29% इंक्रीज़ कर रही है, यानी कि +29 इंक्रीज़ करेगा, तो ये 129 हो जाएगा, क्योंकि 100 का 29% निकालेंगे 29 आएगा, इसमें जोड़ देंगे तो 129 हो जाएगा। अब 129 से 96 माइनस करेंगे तो हमारे पास 33 आएगा, ये 13 आएगा। तो अगर हमें परसेंटेज निकालना है तो कितना हो जाएगा, 30/20 × 100, 25 जा 13 5 जा 65, तो 65% हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास है टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन। अब टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन में हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि जो टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनमें आपका जो इनकम होता है वो हमेशा बराबर होगा नेट इनकम प्लस टैक्स, ठीक है। जो हमारे पास इनकम आती है उसमें से जब हम सरकार को
टैक्स दे देते हैं, उसके बाद जो हमारे पास सैलरी बचती है उसको कहते हैं नेट इनकम। नेट इनकम का मतलब प्योर इनकम, जो कि हमारी खुद की होगी, हमें उसमें से किसी को नहीं देना है। अब जो इनकम होती है उसमें से हमें कुछ टैक्स देना पड़ता है, तो उसको हम नेट इनकम नहीं कह सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर हमारे पास टैक्स बढ़ेगा तो जो नेट इनकम होगी वो कम होगी, तभी हमारे पास इनकम बराबर रहेगी। ठीक है, हमारे पास टैक्स अगर घटेगा तो इनकम बढ़ेगी, नेट इनकम बढ़ेगी तो हमारे पास जो इनकम है वो सेम रहेगी। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। यही क्वेश्चन हम लोग टैक्स बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे उसमें यूज करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमसे कहा गया है कि इफ़ द टैक्स इनकम इंक्रीज बाय 19%, नेट इनकम डिक्रीजेज बाय 1%। अगर हमारे पास जो टैक्स है वो इंक्रीज कर रहा है 19% से, तो नेट इनकम डिक्रीज कर जा रही है 1% से, तो हमें रेट ऑफ इनकम टैक्स निकालना है। अब यहाँ पे आपको लैंग्वेज समझनी है। हमने आपको बताया कि अगर इनकम टैक्स इंक्रीज करेगा तो जो नेट इनकम है उतना ही डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि जितना हमने आपको फार्मूला बताया उसको हमने क्या बताया, इनकम बराबर नेट इनकम प्लस टैक्स। तो टैक्स जितना हम लोग कम करेंगे उतना नेट इनकम हमारे पास बढ़ेगी। तो हमारे पास इनकम, जैसे कि एग्जांपल के लिए हमारे पास इनकम है 100, नेट इनकम हमारे पास 70 और हम टैक्स दे रहे हैं 30। अगर हम जो 30 दे रहे हैं इसमें हम टैक्स बढ़ा दें 2 रुपये, अगर हम 2 रुपये ज़्यादा देंगे तो हमारे पास नेट इनकम कितनी हो जाएगी, 68 हो जाएगी। अब 68 प्लस 32 फिर भी तो हमारे पास 100 ही आएगा ना। तो यही है कि जितना हम टैक्स घटाएंगे या बढ़ाएंगे उतना ही हमारे पास जो नेट इनकम होगा घटेगी बढ़ेगी। तो इस क्वेश्चन में वही ध्यान देना है कि हमसे कहा गया है कि जो टैक्स है वो 19% इंक्रीज किया है। जो टैक्स का 19% है वो बराबर हो जाएगा हमारे पास नेट इनकम का 1%। तो टैक्स अपॉन नेट इनकम हमारे पास हो जाएगी 1/19। अब हमें निकालना क्या है, रेट परसेंटेज निकालना है इनकम टैक्स का। तो टैक्स हमारे पास कितना है, 1 रुपये है। टोटल इनकम कितनी है हमारे पास, 19 प्लस 120, नेट इनकम 19 है, 1 रुपये टैक्स दे रहे हैं, तो हमारे पास टोटल जो इनकम हो जाएगी वो 20 हो जाएगी, क्योंकि हम जो टैक्स देंगे वो कभी भी नेट इनकम पे नहीं देंगे, हम टोटल इनकम पे देंगे। तो टोटल इनकम हमारे पास 20 हो गई इंटू 100, तो ये हो जाएगा 5। तो 5% हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। सैलरी ऑफ ए पर्सन इज इंक्रीज बाय ₹4800 and the rate of tax is decreased by 2% from 12% to 10%। पहले जो टैक्स दे रहा था वो 12% दे रहा था, अब 10% हो गई। जो उसकी सैलरी थी वो इंक्रीज हो गई। द इफेक्ट इज सच दैट ही इज़ नाउ पेइंग द सेम टैक्स एज बिफोर टू फाइंड द इंक्रीज सैलरी। अब जो इफेक्ट है वो ऐसा है कि जितना सैलरी वो पहले पे कर रहा था उतनी ही सैलरी अब भी पे कर रहा है। तो हमें आंसर बताना है। यहाँ पे हम आपको 2 मेथड बताते हैं। एक मेथड जो हम लोग अभी करते आ रहे हैं वो मेथड यहाँ पे हमसे कह रहा है कि जो हमारे पास सैलरी थी उसका पहले वो 12% दे रहा था, अब वो दे रहा है उसका 10%। लेकिन दोनों ही केसेस में हमारे पास जो टैक्स आएगा वो सेम आएगा, इसीलिए हमने दोनों को बराबर रखा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू 24,000 आएगी। अब 24,000 हमारे पास x की सैलरी आ गई, लेकिन ये हमारे पास इंक्रीज सैलरी नहीं है। हमसे पूछा गया है इंक्रीज सैलरी, तो जो इंक्रीज वैल्यू थी वो हमें क्या करना होगा, इसमें जोड़ना होगा। तो जब हम 24,000 में 4,800 इसमें जोड़ेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2880। ठीक है, तो हमारे पास ये इंक्रीज सैलरी हो जाएगी। दूसरा जो मेथड हमारे पास है वो केवल और केवल तभी हम लगाएंगे जब हमारे पास इस तरीके की लैंग्वेज दी गई होगी कि वो सेम टैक्स पे कर रहा है। उसमें हम मान लेते हैं कि पहले जो उसकी ओरिजिनल सैलरी थी वो A थी, उसका वो 12% पे कर रहा था। अब उसकी इंक्रीज सैलरी हो गई B, उसका अब वो 10% पे कर रहा है।
तो ये A अपॉन बी हमारे पास हो जाएगा 10/12, जो कि होता है 5/6, यानी कि जो ओरिजिनल सैलरी थी वो 5 रेशियो थी और जो इंक्रीज सैलरी होगी वो 6। तो यहाँ पे इंक्रीज कितना किया, 1 किया, और इंक्रीज सैलरी है कितनी, 4800 है, यानी कि 1 की वैल्यू हमारे पास दी गई है 4800। हमें निकालनी किसकी है, इंक्रीज सैलरी निकालनी है, यानी 6 की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4800, तो हमारे पास कितना आंसर आना चाहिए, 2800 आंसर आना चाहिए। A man's annual income has increased by rupees 5 lakh, but the tax on income that he has to pay has been reduced from 12% to 10%. Now he has to pay 10,000 more in income tax. What is increased income? देखो यहाँ पे हमारे पास जो मैन की एनुअल इनकम है वो इंक्रीज कर रही है 5 लाख। तो मान लेते हैं कि पहले जो उसकी इनकम थी वो x थी, अब उस पर जो 5 लाख इंक्रीज कर गया है। उसका जो टैक्स दे रहा है वो अब 10% दे रहा है। पहले कितना दे रहा था, 12% दे रहा था जो ओरिजिनल सैलरी थी, लेकिन अब कितना दे रहा है, वो 10% दे रहा है। तो ये 10% इसका हो जाएगा, माइनस जो हमारे पास ओरिजिनल सैलरी थी उसका वो 12% टैक्स दे रहा था, जो कि बराबर हो जाएगा 10,000 के, क्योंकि जो इंक्रीज सैलरी है ना वो 10,000 है। 10,000 का मतलब हो गया कि जो डिफरेंस हमें दिया गया है वो 10,000 दिया गया है दोनों ही सैलरीज का। दोनों ही सैलरीज का नहीं, मतलब कि जो दोनों ही टैक्स, पहले टैक्स दे रहा था और बाद में टैक्स दे रहा है उसका। तो अब हमें क्या करना है कि जो दोनों ही क्वेश्चन है इनको क्या कर लेना है, हमें सॉल्व कर लेना है। जब हम इसका जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा x = 20 लाख आएगा। लेकिन हमारे पास ये इंक्रीज सैलरी नहीं होगी, बल्कि जो हमारे पास ओरिजिनल सैलरी है वो होगी। अब इंक्रीज सैलरी हमें निकालनी है तो इसमें ये 5 लाख जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो इनकम इंक्रीज हुई है उसकी वो 5 लाख इसमें इंक्रीज की है। जब हम इसमें 5 लाख जोड़ देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 25 लाख। अब हम लोग फिक्स एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे। जब हमारे पास एक्सपेंडिचर फिक्स होता है, क्वेश्चन है कि राइस इज नाउ बीइंग सोल्ड एट ₹20 पर kg, ड्यूरिंग लास्ट मंथ इट वाज ₹18 पर kg, फाइंड हाउ मच % फैमिली शुड रिड्यूस इट्स कंजप्शन सो एज टू कीप द एक्सपेंडिचर द सेम। देखो राइस है, पहले 20 पर kg जा रहा था, अब मतलब कि अब 20 रुपये kg सोल्ड हो रहा है, पहले 18 kg सोल्ड हो रहा था, यानी कि जो पहले प्राइस था वो 18 से 20 था। ठीक है, पहले 18 था फिर 20 हो गया। तो जो कंजप्शन हो जाएगा ना, अगर हमारे पास क्या है, एक्सपेंडिचर सेम है, यानी कि हम जितना पहले खर्च कर रहे थे उतना अभी भी खर्च कर रहे हैं, तो प्राइस बढ़ने पर हमें जो कंजप्शन है वो घटाना पड़ेगा, यानी कि 20 से जो कंजप्शन है वो 18 हो जाएगा। तो फाइंड बाय हाउ मच % अ फैमिली शुड रिड्यूस इट्स कंजप्शन सो एज टू कीप द एक्सपेंडिचर सेम। उसने जो कंजप्शन है वो कितना घटा दिया है, 2 यूनिट घटा दिया है। अगर 2 यूनिट का हम परसेंटेज निकालें तो 2 यूनिट पहले वो कितना था, 20 था, तो 20 × 100, तो ये आपका आ जाएगा 10%। An increase of 25% in the price of rice would enable a purchaser to obtain 4 kg less for ₹400. What is increased price and original price respectively? एक पोजीशन है, उसकी जो राइस का प्राइस है उसका इंक्रीज कर रहा है 25%। 25% का मतलब होता है 1/4, यानी कि जो प्राइस था वो पहले अगर 4 था तो अब ये 5 हो जाएगा। तो जो कंजप्शन हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर क्या है, वो सेम है, क्योंकि हमसे कुछ नहीं कहा गया है, तो कंजप्शन हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा
5 से 4। जो कंजप्शन हमने घटाया है वो कितना घटाया है, 1 घटाया है। और 1 घटाने का मतलब है कि 4 kg वो अब लेस ले रहा है, तो ये 4 kg के बराबर हो जाएगा। अगर 1 यूनिट 4 kg के बराबर है तो 5 यूनिट 20 kg के बराबर हो जाएगा और 4 यूनिट 16 kg के बराबर हो जाएगा। वो खर्च कितना कर रहा है, 400 रुपये खर्च कर रहा है। तो ओरिजिनल प्राइस जो राइस का था वो 20 से डिवाइड कर देंगे तो 20 आएगा, यानी कि जो पहले राइस था वो 20 रुपये kg था। अब जो राइस हो गया है वो 400/16, क्योंकि अब हमारे पास कितनी क्वांटिटी है, 16 है। 16 से डिवाइड करेंगे तो ये 25 रुपये आ जाएगा। यानी कि जो पहले हमारे पास जो राइस मिल रहा था वो 20 रुपीज़ पर kg मिल रहा था, अब जो राइस हमें मिल रहा है वो 25 पर kg मिल रहा है। तो जो हमारे पास आंसर हो जाएगा वो 20 हो जाएगा। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि व्हाट इज़ द इंक्रीज प्राइस एंड ओरिजिनल प्राइस। पहले उसने इंक्रीज प्राइस दिया है फिर ओरिजिनल प्राइस दिया है। आप यहाँ पर यही वाला टिक करेंगे, ये वाला टिक मत कर बैठिएगा। अब दूसरा जो क्वेश्चन होता है वो होता है कि जब हमारे पास एक्सपेंडिचर सेम हो रहा हो। इससे पहले हम लोगों ने क्या सीखा है, जब हमारे पास एक्सपेंडिचर सेम हो, ठीक है। अब दूसरा हम लोग सीखेंगे जब हमारे पास एक्सपेंडिचर बदल रहा हो तब हम क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। तो ये क्वेश्चन हमारे पास जो है वो सेम पहले वाले क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है, जहाँ पे एक्सपेंडिचर फिक्स होता है। तो इसको कर लेते हैं, फिर हम लोग जो आगे क्वेश्चन होंगे वो हम लोग करेंगे एक्सपेंडिचर जब चेंज हो रहा होता है। तो सबसे पहले हमारे पास टी प्राइस इंक्रीज किया है 25% से, यानी कि जो प्राइस पहले था 4 अब 5 हो गया है। तो जो कंजप्शन हो जाएगा वो 5 से 4 हो जाएगा। तो जो अब चाय आ रही है 5 kg लेस आ रही है, तो 1 यूनिट हो जाएगा 5 kg के बराबर। तो 5 kg हमारे पास हो जाएगा 25 kg और 4 यूनिट हो जाएगा हमारे पास 20 kg। हमसे ओरिजिनल प्राइस पूछा गया है यानी 25 kg का पूछा गया है, तो 750 हम लोग खर्च कर रहे हैं, 25 से डिवाइड करेंगे तो ये 30 रुपीज़ पर kg आ जाएगा। ये भी हमारे पास फिक्स एक्सपेंडिचर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो प्राइस है वो डिक्रीज कर रहा है 10% से। 10% का मतलब है 1/10, यानी कि पहले अगर 10 था तो अब ये 9 हो जा रहा है। तो जो कंजप्शन हो जाएगा वो 9 से 10 हो जाएगा, यानी कि गैप आया 1 यूनिट का। तो 1 यूनिट हमारे पास कितने बराबर हो जाएगी, 2 kg के बराबर हो जाएगी। तो 1 यूनिट बराबर 2 kg। तो हमें निकालना क्या है ओरिजिनल प्राइस, तो 9 2 18 kg। तो हमारे पास हम खर्च कर रहे हैं 180 रुपीज़, इसे डिवाइड कर देंगे टोटल क्वांटिटी से, तो हमारे पास 1 kg का वैल्यू आ जाएगा 10 रुपीज़ पर kg। The price of rice increased by 20%, due to which the family consumption expenditure increases only 10%. That what percent effect on his consumption? The price of rice is increased by 20%, due to which family consumption expenditure increased only by 10%. तो इसको कैसे करते हैं, इसको हम 2 मेथड बताएंगे। पहला जो मेथड होगा आपके पास वो आपका सबसे ज़्यादा एक्यूरेट और करेक्ट मेथड होगा। जो दूसरा मेथड होगा वो हम केवल जो आंसर है उसको जल्दी निकालने के लिए उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो दूसरा वाला तभी यूज़ करेंगे जब आपको पहला वाला जो मेथड है वो समझ में आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो प्राइस है वो इंक्रीज़ कर रहा है 20% से, यानी कि हमारे पास अगर पहले प्राइस 100 रुपये था तो अब यह 120 हो जा रहा है। तो हमारे पास जो कंजप्शन होना चाहिए वो अगर हमारे पास एक्सपेंडिचर फिक्स्ड होता तो 120 से 100 हो जाता, लेकिन अब जो उसका एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज कर जा रहा है 10% से, ठीक है। और जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज कर जा रहा है 10% से। तो ये हमारे पास कंजप्शन यहाँ पर पहले 120 था, अब जो कंजप्शन उसका होना चाहिए था 100 है, लेकिन उसका जो कंजप्शन है वो 10% इंक्रीज कर गया है। तो जब हम 100 का 110 जो
मतलब कि 100 का 10% निकालेंगे तो ये आएगा 10, यानी कि पहले 100 उसका होना चाहिए था लेकिन वो अब इंक्रीज कर 110 हो गया। हमें निकालना है उसके कंजप्शन पे क्या इफेक्ट पड़ा। पहले वो 120 कंज्यूम कर रहा था यूनिट, अब वो कंज्यूम कर रहा है 110 यूनिट। तो उसकी जो यूनिट पे कंजप्शन यूनिट पे फ़र्क पड़ा है वो पड़ा है कि वो 10 यूनिट अब कम हो गई हैं। 10 यूनिट का अगर हम लोग परसेंटेज निकालें तो कितना आएगा 10/120 इंटू 100। तो ये हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, तो ये हमारे पास 25 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, जो कि आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी। जो दूसरा मेथड होता है वो हम लोग डायरेक्ट करते हैं, वो करते हैं कि हमारे पास जो मान लेते हैं कि हमारे पास क्वांटिटी है या प्राइस है 100, जो प्राइस इंक्रीज कर रहा है 20% इंक्रीज कर रहा है यानी कि 120 हो जाएगा। जो कंजप्शन इंक्रीज कर रहा है 100 से वो हो जाएगा 10% इंक्रीज कर रहा है यानी कि 110 हो जाएगा। दोनों का गैप लेना है तो ये हो जाएगा हमारे पास 10, तो 10/120 इंटू 100। तो ये हमारे पास फिर से आंसर हमारे पास आएगा 8 राइट 1/3%। ये मेथड केवल और केवल आंसर को जल्दी निकालने के लिए है। ये मेथड आप तभी यूज़ करेंगे जब आपको जो पहला वाला मेथड है वो समझ में आ जाएगा। The height of a triangle is increased by 40% and can be maximum percentage increase in height of the base so that area is restricted to मैक्सिमम 60%। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो हाइट इंक्रीज कर रही है 40% इंक्रीज कर रही है यानी कि 100 से 140% हो रही है, और जो एरिया है वो 160 हो रहा है। तो जो इंक्रीज किया कितना किया 20 किया है। 20 का अगर हम परसेंटेज में वैल्यू निकालें तो 140 इंटू 100 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा 100/7। तो 100/7 हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा मेथड आपको पता ही है, वो आप लोग खुद लगा के देखेंगे। जब आप इसको बार बार जो मेथड पहला है वो खुद यूज करेंगे तो आप उसको आसानी से कर पाएंगे। यहाँ पे when the price of a rice was increased by 32%, a family reduced its consumption in such a way that the expenditure on rice was only 10% more than before. If 396 kg were consumed per month before, find monthly consumption. तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो प्राइस है वो मान लेते हैं कि 100 से 132 हो गया। जो हमारे पास एक्सपेंडिचर है वो केवल और केवल 10% इंक्रीज हो रहा है यानी कि 100 से 110 हो गया। अब जो पहले वो कंज्यूम कर रहा है वो 396 कंज्यूम कर रहा था, तो 132 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 396, और ये जाता है 3 टाइम्स। तो ये अगर 3 टाइम्स है तो इसमें भी हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 330 kg। तो अब आंसर हो जाएगा 330 kg, और जो पहला मेथड है उसको आपको खुद यूज करना है। If the ticket rate at Batra Cinema in Delhi is ₹270, when the price of ticket was lowered, the sale of the ticket increases by 50%. What is the collection was reduced 20%? Find the decrease in ticket price. तो यहाँ पर आपके पास जो टिकट है वो 100 से 150 हो जा रही है, जो कलेक्शन है वो 20% डिक्रीज कर जा रहा है यानी कि वो 80 हो जा रहा है। पहले आपके पास इकट्ठा हो रहा था 270, तो ये 270 की वैल्यू हो जाएगी, हमें 80 की वैल्यू निकालनी है। तो 270/150
इंटू 80, इसको सॉल्व करेंगे तो 144 आएगा। 144 हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम इसमें भी आपको फर्स्ट मेथड जो है वो स्वयं यूज़ करना है। In order to maximize his gain, a theatre owner decides to reduce the price of ticket by 20%. As a result of this, the sale of ticket increased by 40%. If as a result of this change, he is willing to increase his weekly collection by 1,68,000, find by what did the gross collection increase by per day। तो देखो यहाँ पे 21% में वो 7 दिन में कितना कलेक्शन कर रहा है, 1,68,000 कलेक्शन कर रहा है। तो आपको पूछा गया है एक दिन में वो कितना कमाएगा, तो आपको क्या करना है 168,000 को 7 से डिवाइड कर देना है। आंसर आपके पास आएगा 24,000 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस आपको ये पूरा का पूरा ये इसमें लैंग्वेज में फंसा दिया है। बस आपको क्या करना है, यहाँ पर उसने वीकली कलेक्शन इतना था, आपसे ग्रॉस कलेक्शन पूछा गया है जो इंक्रीज किया है पर डे। तो बस आपको क्या करना है, एक दिन की जो वैल्यू है वो निकाल लेनी है। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे जो कि बेस्ड है मार्क्स के ऊपर। तो मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें आपको बस लैंग्वेज पे ध्यान देना होता है। अगर आप लैंग्वेज समझ गए तो आप क्वेश्चन को आसानी से समझ जाएंगे। एक कैंडिडेट स्कोर 46% एंड फेल्स बाय 55 मार्क्स। एक कैंडिडेट ने 46% स्कोर किए हैं और वो फेल हो गया 55 मार्क्स से। यानी कि अगर 46% जो उसने स्कोर किए थे उसमें 55 मार्क्स वो और स्कोर कर लेता तो वो पास हो जाता। यानी कि मान लेते हैं टोटल मार्क्स उसके पास हैं x, यानी कि जो मैक्सिमम मार्क्स थे x थे, उसका उसने 46% स्कोर किया। अगर वो 55 मार्क्स और स्कोर करता तो वो पास हो जाता। फिर अब देखते हैं वहीं पे दूसरा कैंडिडेट है, उसने स्कोर किया है 81%, यानी कि उसने मैक्सिमम मार्क का 81% स्कोर किया है। अगर वो लेकिन उसने 15 मार्क्स ज़्यादा स्कोर किए हैं पासिंग मार्क्स से, यानी कि वो अगर 15 मार्क्स कम स्कोर करता तो वो केवल और केवल पास हुआ होता। यानी कि दोनों ही की वैल्यू है वो बराबर हो गई। यहाँ पे भी पास हो रहे हैं, यहाँ पे भी पास हो रहे हैं। अब इसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 200 आ जाएगी। तो 200 वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, मैक्सिमम मार्क्स हो जाएगा। ए स्टूडेंट हैज़ टू सिक्योर 30% मार्क्स टू गेट ट्रॉ का मतलब होता है पास होना। एक स्टूडेंट को 30% मार्क्स चाहिए हैं पास होने के लिए। इफ़ ही गेट्स 40 मार्क्स एंड फेल्स बाय 20 मार्क्स, उसे 40 मार्क्स मिले 20 मार्क्स से फेल हो गया तो मैक्सिमम मार्क्स बताना है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि 30% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, लेकिन उसे 40 मार्क्स मिले हैं, 20 मार्क्स से फेल हो गया। यानी कि 30% की जो वैल्यू है वो 60 है। हमें निकालना है 100% की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 200। तो 200 हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। A candidate scores 35% and fails by 40 marks, while another candidate who scores 60% marks get 35 marks more than the minimum required marks to pass the examination. Find the maximum marks for the examination. एक कैंडिडेट है जो 35% स्कोर कर रहा है, फेल्ड बाय 40 मार्क्स और फेल हो जा रहा है 40 मार्क्स से। वहीं पे दूसरा जो कैंडिडेट है वो 60 मार्क्स अचीव कर रहा है और वह 35 मार्क्स ज़्यादा लेके आ रहा है जो उसे रिक्वायर्ड है पास होने के लिए। तो सेम क्वेश्चन ये आपका हो जाएगा 22 की तरह। इसमें आपको क्या करना है, x का 35% निकालना है, उसमें 40 ऐड कर देना तो ये पास हो जाएगा। x का 60% निकालेंगे और उससे हम लोग 35 माइनस कर देंगे तो ये भी पास वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी आपके पास 300। 300 आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। In an examination, 10% of students failed in maths, 20% failed in English and 5% failed in both.
व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। तो ये आपके पास वेन डायग्राम है। वेन डायग्राम का एक क्वेश्चन आपको सीडीएस एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो हम आपको लैंग्वेज दे रहे हैं ये छोटी लैंग्वेज है, लेकिन वहाँ पे आपको जो लैंग्वेज देगा वो आपके पास जो लैंग्वेज होती है वो बहुत बड़ी लैंग्वेज होती है। तो आपको बस लैंग्वेज पढ़ना सीखना है, आंसर आपके पास आसानी से हो जाएगा। वहाँ पे आपके पास यहाँ पे आपके पास 2 सब्जेक्ट्स हैं, वहाँ पे आपके पास 3 सब्जेक्ट हो सकते हैं। मोस्टली 3 सब्जेक्ट्स में ही काम हो जाता है, 4 सब्जेक्ट्स नहीं देता है। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है कि मैथ्स है और इंग्लिश है। तो सबसे पहले जो ये वाला पोर्शन होता है इसमें दोनों का जो पोर्शन का कॉमन होता है उसको लिखा जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि 5% दोनों में ही फेल हो रहे हैं, तो ये 5% यहाँ पे आ जाएगा। अब 10% फेल हो रहे हैं मैथ्स में, तो 10% ये पूरा का पूरा गोला है, 5% तो ये फेल हो ही गए हैं, तो 5% यहाँ पे आ जाएगा। फिर 20% जो है वो इंग्लिश में फेल हो रहे हैं, तो इंग्लिश में 5% तो ये फेल हो गए, तो बचे हुए कितने बचे? 15%। अब आपको क्या निकालना है कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में फेल हो रहे हों। एक सब्जेक्ट में फेल होने का मतलब है कि एक सब्जेक्ट में फेल तो हो रहे होंगे, लेकिन एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में भी फेल हो सकते हैं। तो टोटल हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स की संख्या है 15 + 5 + 5 यानी कि 25%। तो ये लैंग्वेज है, इस पर ध्यान रखना है आपको। एटमोस्ट अगर यहाँ पे 1 सब्जेक्ट कहता तो केवल आपके पास जो वैल्यू आती 15 + 5 आती 20 आती, लेकिन एटलीस्ट में एक या एक से अधिक सब्जेक्ट में फेल होते हैं, वो भी स्टूडेंट काउंट किए जाते हैं। तो यहाँ पे टोटल 25 वैल्यू आ गई। ये आपके लिए होमवर्क में है, इसको आप स्वयं कीजिए। इसकी जो आपकी वैल्यू हो जाएगी वो 60% हो जाएगी। यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन कह रहा है कि इन ए विलेज ईच ऑफ द 60% ऑफ फैमिलीज हैज़ ए काऊ, ईच ऑफ द 30% फैमिलीज हैज़ बफेलो एंड ईच ऑफ द 15% ऑफ द फैमिलीज द 13% फैमिलीज हैज़ बफेलो एंड ईच ऑफ द 15% ऑफ द फैमिलीज हैज़ बोथ काऊ एंड बफेलो। तो यहाँ पे भी इसको हम वेन डायग्राम से करेंगे। यहाँ पे हमारे पास काऊ हो जाती हैं, यहाँ पे बफेलो हो जाती हैं। जो दोनों फैमिली के पास है वो 15% है, तो ये 15% वैल्यू हो गई। जो बफेलोज हैं वो 30% के पास हैं, अगर 15% ये हो गया तो 15% ये हो जाएगा। काउज हैं 60% के पास, 15% ये हो गया तो 45% ये हो जाएगा। अब हमसे पूछा गया है कि इन ऑल देयर आर 96 फैमिलीज इन द विलेज, हाउ मैनी फैमिलीज नाइदर हैज़ ए काऊ नॉर अ बफेलो। उनमें से किसी के पास ना ही काऊ है ना ही बफेलो है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनको जोड़ लेना है। अगर इनको हम जोड़ेंगे तो ये 75% के बराबर हो जाएगा जाके, यानी कि 75% के पास या तो काऊ है या बफेलो या दोनों हैं। तो बचे हुए 25% हो जाएंगे। 25% के पास ना ही बफेलो है ना ही काऊ है, तो ये 25% जो फैमिलीज़ हैं उनके पास कुछ नहीं है। तो आपके पास फैमिली कितनी है? 96। तो 96 फैमिलीज़ का 25% यानी कि 1/4 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 24। तो 24 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनके पास ना ही काऊ है ना ही बफेलो है। In a test containing of 140 questions, a candidate correctly answered 70% of the first 80 questions. What percentage of the remaining questions does the candidate need to correctly answer to score 60% in the test? एक टेस्ट है जिसमें 140 क्वेश्चंस हैं। कैंडिडेट ने 70% जो आंसर हैं उनको करेक्ट आंसर किया है। तो रिमेनिंग क्वेश्चंस बताने उसे कितने करेक्ट करने हैं कि ताकि 60% टोटल स्कोर हो जाए। तो सबसे पहले 140% का 60% निकाल लीजिए, यानी कि उसे 84 क्वेश्चंस सही करने हैं। पहले उसने 70%, जो पहले 80 क्वेश्चंस थे उसमें से उसने 70% क्वेश्चंस को सही किया है, यानी कि पहले जो 80 क्वेश्चंस है उसका 70% अगर हम निकालेंगे तो ये 56 आएगा। तो उसने पहले
जो 80 क्वेश्चन थे उसमें से 56 क्वेश्चन को उसने सही किया है। अब जो बचे हुए क्वेश्चन उसे सही करने हैं वो 84 माइनस 56, यानी कि उसे सही करने हैं 28 क्वेश्चन को। अब 28 जो क्वेश्चन सही करेगा वो बचे हुए 60 क्वेश्चन जो होंगे उसमें से सही करेगा, क्योंकि 80 क्वेश्चन तो वो सॉल्व कर चुका है। बचे हुए क्वेश्चन कितने हैं? 60 हैं। तो 28/60 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 140/3। 140/3 हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। In an examination, the percentage of students qualified to the number of students appeared from school A is 80% in school B. The number of students appeared is 25% more than the student appeared from school A, and the number of students qualified from school B is 40% more than the student qualified from school A. What is percentage of student qualified to the number of student appeared from school B? देखो यहाँ पे हमारे पास दो स्कूल हैं, स्कूल ए है और स्कूल बी है। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो ए है उसमें 100 बच्चे हैं, तो दूसरा वाला जो स्कूल होगा उसमें जो बच्चे हैं वो 25% मोर हैं। अब इसमें से जो अपीयर हो रहे हैं वो 80 के जो बच्चे हैं वो 80% अपीयर हो रहे हैं। तो 100 बच्चे में से 80% अपीयर हो रहे हैं, यानी कि 80 बच्चे केवल और केवल अपीयर हो रहे हैं। 100 बच्चे टोटल हैं जिसमें से 80 बच्चे अपीयर हो रहे हैं, तो आएंगे कितने बच्चे नहीं? तो 20 बच्चे नहीं आएंगे। अब इसमें कहा गया है कि जो बी में बच्चे अपीयर हो रहे हैं वो 40% ज़्यादा हैं, जो कि स्कूल ए में क्वालिफाइड हुए हैं। तो स्कूल ए में कितने हैं? 80 हैं। तो 80 का हमें 40% अगर निकालना है तो ये 32 हो जाएगा। 80 का 40%, तो हमें क्या करना है? 80 में 32 जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा 2, 8, 3, 10, 11, यानी कि 112 बच्चे जो हैं वो बी में आए हैं। अब बी में 112 आए हैं, टोटल 180 है। तो हमसे जो पूछा गया है कि व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाइड टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड फ्रॉम स्कूल बी। तो स्कूल बी हमारे पास है 112 बच्चे, टोटल स्कूल बी के बच्चे हैं 125 इंटू 100। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो 89.6 आ जाएगी। तो 89.6 हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन ए क्लास 83, 1/3% of the number of students are girls and the rest are boys. If 60% of the number of boys and 80% of the number of girls are present, then what is the percentage of students in the class are absent? तो यहाँ पर हमारे पास 83 1/3% का मतलब होता है 250/3%। तो हम टोटल बच्चों को मान लेते हैं कि हमारे पास 300 बच्चे हैं। 300 बच्चे में से 250/3% जो हैं वो गर्ल्स हैं, तो गर्ल्स आपके पास हो जाएंगी 250। जब आप 300 का 250/3 निकालेंगे और 50 आपके पास हो जाएंगे बॉयज़। तो प्रेजेंट आपके पास जो गर्ल्स हो जाएंगी वो 200 हो जाएंगी, जो बॉयज़ प्रेजेंट हो जाएंगे आपके पास वो 30 हो जाएंगे। एब्सेंट कितने हो जाएंगे? जब 200 टोटल गर्ल्स हैं जिसमें से 200 प्रेजेंट हैं तो एब्सेंट हो जाएंगी 50। आपके पास जो बॉयज़ हैं वो 50 हैं, प्रेजेंट हैं 30, तो एब्सेंट हो जाएंगे 20। तो टोटल कितना हो गया? 50 + 20 70, 70/300, क्योंकि टोटल बच्चे आपके पास कितने हैं? 300 हैं, इंटू 100। तो ये परसेंटेज आपके पास आएगा 23 1/3%। तो आपके पास जो टोटल बच्चे एब्सेंट हैं उसका जो परसेंटेज है वो इतना है, तो आपके पास ये ऑप्शन हो जाएगा। In a school, 4% of the students did not appear for the annual exams. 10% appeared students could not pass the exam. Out of the remaining students, 50% got distinction marks.
and 432 students passed in the exam but could not get distinction marks. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें बताना है। तो ये थोड़ा सा आपको सही ध्यान से समझना है। अगर आप समझ गए तो इसी तरीके से आगे आप जो इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन होंगे उनको करेंगे, उनको भी आप समझ पाएंगे। देखो यहाँ पे हमारे पास टोटल जो बच्चे हैं 4% वो आ नहीं रहे हैं, तो हम मान लेते हैं टोटल बच्चे हमारे पास 100 हैं। अगर 4% नहीं आए तो आए होंगे 96% बच्चे। अब 96% को हम क्या करेंगे, 100 मान लेते हैं ताकि हम कैलकुलेशन को ईजी कर पाएँ। ठीक है, हमने 96 को ही 100 माना है, बाद में जब हम आंसर निकालेंगे ना तब हम इसको 100 को वापस 96 में कन्वर्ट कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास 100% क्या हो गए, जो ऐसे बच्चे थे उसमें से जो 10% है वो पास नहीं हुए हैं। तो 10% पास नहीं हुए इसका मतलब है कि 90% पास हुए होंगे। आउट ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट 50% गॉट डिस्टिंक्शन। 10% पास नहीं हुए हैं, तो बचे हुए जितने भी बच्चे हैं उसमें से 50% ने डिस्टिंक्शन मार्क्स लिया है। डिस्टिंक्शन का मार्क्स मतलब होता है कि पास उन्हें कराया गया है। तो 50% अगर हम निकालेंगे तो 90 का 50% होता है 45। अगर 45% जो बच्चे हैं उन्हें डिस्टिंक्शन मार्क्स मिला है तो बचे हुए जो बच्चे होंगे उन्हें कोई भी डिस्टिंक्शन मार्क्स नहीं मिला होगा। तो 432 स्टूडेंट पास द एग्ज़ाम बट कुड नॉट गेट डिस्टिंक्शन मार्क्स, यानी कि जो 45 बच्चे हैं उनको कोई भी डिस्टिंक्शन मार्क्स नहीं मिला है। यानी कि जो 45 की वैल्यू हो जाएगी वो आपके पास 432 हो जाएगी। अब आपके पास 45 की वैल्यू अगर 432 है तो 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 90 की वैल्यू आपके पास हो जाएगी, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देनी है तो आपके पास हो जाएगा 864। अब जो ये 90 है ना, ये आपका जब आपके पास 90 की वैल्यू आ गई तो आप यहाँ से 100 की वैल्यू निकाल सकते हैं। 90 की वैल्यू इतनी है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 100 की यहाँ से वैल्यू आपके पास आएगी 864 अपॉन 90 इंटू 100। अब जो ये 100 है ना वो आपका 96 के बराबर है, क्योंकि हमने इस 96 को ही 100 लिया था। तो ये 100 की जो वैल्यू है ये एक्चुअली है किसकी वैल्यू, ये 96 की वैल्यू है। तो 96 इक्वल्स ये हो जाएगा 864 अपॉन 90 इंटू 100। अब आपके पास 96 की वैल्यू आ गई, आपको निकालनी 100% की वैल्यू। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी इक्वल्स 864 अपॉन 90 इंटू 96 इंटू 100। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 1000 आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ पर 96 को 100 क्यों लिया था। तो 96 को हमने 100 इसलिए लिया था ताकि जो हमारी कैलकुलेशन है वो आसान हो जाए। क्योंकि अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपसे कहा गया कि 10% स्टूडेंट्स नहीं आए, तो जब आप 96 का 10% निकालते तो 10% कितना आता, 9.6 आता, और 9.6 चला जाता आपका पॉइंट में। जहाँ पे भी आंसर आपका पॉइंट में जाएगा वहाँ पे कैलकुलेशन आपकी हार्ड हो जाएगी और आपको टाइम लगेगा ही लगेगा। तो हमने क्या किया, उसको 100 मान लिया, तो हमारे पास पॉइंट नहीं आया तो हमने उसे आसानी से सॉल्व कर पाया। जितना टाइम हम पॉइंट वाले से को सॉल्व करने में लेते उससे बहुत कम टाइम हमने 100 मानकर सॉल्व करने में लिया। In a school, 60% of number of girls students are boys and rest are girls. If 20% of the number of boys failed and 65% of the number of girls passed the examination, then what percentage of the total number of students who passed the examination is? तो ऐसे क्वेश्चंस हम लोग बहुत कर चुके हैं, तो इसे आपको क्या कर लेना है, होमवर्क में कर लेना है। और इसका जो आपके पास आंसर आएगा वो 74 आएगा। अब हम लोग क्वेश्चन बेस्ड जो मिक्सचर के ऊपर होंगे उनको करेंगे। What quantity of water should be added to reduce 60% a liter of 25% acidic liquid to 20% acidic liquid? इसके जो तरीके होते हैं वो 2 तरीके होते हैं करने के। पहला जो तरीका होता है कि आपका
25% है, तो 25% का मतलब कितना हुआ, 1/4 हुआ। तो टोटल जो हमारे पास लिक्विड है वो 4 है। 4 में से आपका जो एसिड है वो 1 हो जाएगा, और जो वाटर हो जाएगा वो 3 यूनिट हो जाएगा, क्योंकि टोटल यूनिट आपके पास 4 है, तो 3 + 1 4 यूनिट हो गया। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि 1 यूनिट आपके पास एसिड है और 5 यूनिट आपके पास क्या है, 4 यूनिट आपके पास वाटर है। आपको क्या करना है, आपको बताना है कि उसमें कितना पानी मिलाया गया है। ठीक है, अब आपको पानी मिलाया है तो पानी की मात्रा बढ़ेगी, जो एसिड की मात्रा होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर तो हमें सेम मिल रहा है, अगर सेम नहीं मिल रहा होता तो हम एसिड को यहाँ पे सेम कर लेते। सेम जब हम कर लेते तब हमारे पास जो वाटर की क्वांटिटी आती उसका हम गैप निकालते। तो यहाँ पे गैप कितना है हमारे पास, 1 है। तो हमें बताना है कि जो 1 यूनिट है इसकी वैल्यू क्या होगी। आपको सबसे पहले 16 लीटर दिया गया था। 16 लीटर क्या है, आपकी ओरिजिनल वैल्यू है 25% वाले की। तो यहाँ पे आपके पास जो ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 4 है, यानी कि जो 4 की वैल्यू है वो 16 है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16/4, यानी कि 4 लीटर हो जाएगी। तो 4 लीटर आपके पास करेक्ट आंसर आ गया। जो दूसरा मेथड होता है वो इनिशियल फाइनल वाला होता है, कि इनिशियल जो वैल्यू सोल्यूशन था उसमें एसिड था 25%। हमेशा ध्यान रखिएगा जो हम यहाँ पर परसेंटेज लेंगे ना वो हमेशा फिक्स लेंगे। जैसे कि यहाँ पे पानी मिला रहे हैं तो कभी भी आपको पानी नहीं लेना है बल्कि एसिड लेना है। जो चीज़ मिला रहे होंगे वो कभी नहीं लेना है आपको, जो फिक्स वैल्यू होती है उसी को आपको लेना है। बराबर फाइनल का आपके पास 20% लिक्विड, 5 5 जा 5 4 जा। तो इनिशियल में आपके पास जो लिक्विड था वो 4% था। फाइनल में लिक्विड जो हो गया आपके पास 5 हो गया। आपने पानी कितना मिलाया, 1 यूनिट मिलाया। आपके पास इनिशियल था कितना, 16 लीटर था, तो ये 4 हो गया, तो 1 यूनिट की वैल्यू भी 4 लीटर हो गई। तो आपके पास ये 2 मेथड हो गए। दोनों मेथड में से जो मेथड आपको अच्छा लगता है वो यूज़ कर लीजिए। तो उसी क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड सेम ये क्वेश्चन है, इसको आपको करना है होमवर्क में, और इसका जो आंसर आएगा आपके पास 6 लीटर आएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन जब पढ़ेंगे तो उसमें बहुत क्वेश्चंस ऐसे करेंगे। अभी ये क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे परसेंटेज में, ये कुछ भी क्वेश्चन नहीं है, ये केवल हलवा क्वेश्चंस हैं। जब हम लोग उसमें पहुँच जाएंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, तब वहाँ पर सारे के सारे जितने भी टाइप्स होते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन के, वो सारे के सारे आपको बताए जाएंगे। सो डोंट वरी। अब हम लोग इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट टाइप होता है। इंपॉर्टेंट टाइप इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो लैंग्वेज होती है वो लैंग्वेज में आपको फंसा लेता है। अगर आप इसकी लैंग्वेज अच्छी तरीके से पढ़ ली और जो कैलकुलेशन है वो आपने सॉल्व कर ली तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। इन एन इलेक्शन between two candidates, BQ gets 65% of the total valid votes. If total were 6,000, 75% जो वोटर्स हैं उन्होंने अपने जो वोट हैं वो केवल कास्ट किए हैं। तो बताने हैं कि पूरे के पूरे जो दूसरा कैंडिडेट है उसके वोट्स कितने होंगे। तो देखो यहाँ पर जो टोटल वोट्स हैं वो 6,000 हैं। 75% ने अपने वोट्स थे वो कास्ट किए हैं, यानी कि 75% अगर हम 6,000 का निकालें तो 4,500 हुए, जिसमें से 65% जो टोटल वैलिड वोट्स थे वो भीखू को मिले हैं। तो बचे हुए जो वोट्स होंगे वो किसको मिले होंगे, वो दूसरे वोटर को मिले होंगे। तो दूसरे वोटर को जब इसको 65% मिल गए हैं तो दूसरा जो वोटर होगा उसको कितने मिले होंगे, 35% मिले होंगे। तो 45 का हम क्या निकालेंगे, 35% निकालेंगे।
तो 4500 का जब हम 35% निकालेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1575 आएगा और यही हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। In election, two candidate participated, 20% voters did not vote। यानी कि 20% वोटर वोट नहीं कर रहे हैं, जो 12% है वो अनवैलिड डिक्लेयर हो जा रहे हैं। 60% जो विनर है उसे मिल रहे हैं वैलिड वोट्स के और वह जीत जाता है अपने प्रतिद्वंदी यानी कि जो उसके साथ अपोजिशन में खड़ा था उससे 5600 वोट से। तो आपको टोटल नंबर ऑफ वोटर्स बताने हैं। तो सेम मेथड यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं कि मान लेते हैं कि टोटल कैंडिडेट थे 100, जिसमें से 20% वोटर्स ने वोट नहीं किया, तो वोट किया किसने? 80% ने। अब 80% का जो 12.5% था वो इनवैलिड हो गया, तो वैलिड कितना बचा? 7/8 बचा होगा। 12.5% का मतलब होता है 1/8, यानी कि 8 वोट पड़े तो उसमें से एक वोट ख़राब हो जाएगा, यानी कि बचेंगे 7/8। तो जब इसका हम 7/8 निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 70। अब 70 का जो 60% वोट था उससे मिल गया जो जीता, तो 60% ये हो जाता है 42 और हारने वाले को मिले होंगे 40%। 70 का 40% हो जाता है 28। दोनों का गैप कितना है? आपके पास 14 है, यानी कि जो 14 है ये 56 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों का गैप कितना है? 5600 है। हमें निकालना किसकी वैल्यू है? 100 की वैल्यू निकालनी है। तो 14 4 जा और 100 से जब इसके हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 40,000। 40,000 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। In an election, two candidates participated, 10% voters did not vote, 10% votes declared invalid, and winner gets 70% of the total votes and won by 7290. Find number of voters in the list. मान लेते हैं टोटल वोट्स थे 100, उसमें से 10% ने वोट नहीं दिया, तो वोट किया कितने ने? 90 ने। अब 90 में से जो 10% वोट्स थे वो इनवैलिड डिक्लेयर हो गए। इनवैलिड 10% अगर 90 के निकालेंगे तो 9 आएगा, तो इसमें से हम 9 माइनस कर देंगे तो बचेगा हमारे पास 81, यानी कि अब टोटल बचे हमारे पास 81। अब 81 में से जो विनर है उसको 70% वोट्स मिले हुए हैं, तो आप क्या करेंगे? 81 का अगर 70% निकालेंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा पॉइंट में। तो आपको क्या करना है? पॉइंट में ना जाने की वजह से इसको हम मान लेते हैं 100 वैल्यू। तो इसका जो 70% है वो विनर को मिला है और 30% जो है वो लूज़र को मिला है। दोनों का गैप कितना है? 40 है और यहाँ पे गैप कितना दिया गया है? 7290 दिया गया है। तो जो 40 की वैल्यू आपके पास है वो 7290 है। तो आपको इस 100 की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले। तो इस 100 की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो इस 100 की जो वैल्यू आपके पास आ जाएगी वो 7290 अपॉन 40 इंटू 100 आ जाएगी। अब ये 100 जो आपने निकाला था ना, ये बराबर किसके था? 81 के। तो एक्चुअल में ये वैल्यू किसकी है? 81 की है। तो 81 बराबर आपके पास हो जाएगा 7290 अपॉन 40 इंटू 100। तो यहाँ से जो 1 की वैल्यू आ जाएगी वो 7290 अपॉन 40 अपॉन 81 इंटू 100 आ जाएगी। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 1 की वैल्यू आपके पास आएगी 9 इंटू 25 यानी कि 225। आपको निकालने किसकी वैल्यू है? 100 की वैल्यू निकालनी है। जब आप 100 की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 22500 आंसर। In an election, two candidates participated, 10% voters did not vote। एक इलेक्शन है जिसमें से 10% जो वोटर्स हैं उन्होंने भाग लिया।
2500 वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड, और विनर जो थे उन्होंने 55% वोट को सिक्योर किया और जीत गए कितने वोट से, 2000 वोट से। तो हमें नंबर ऑफ वोटर्स इन द लिस्ट बताना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अभी तक हम लोग केवल और केवल जो परसेंटेज था उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर आपके पास जो क्वेश्चंस हैं उसमें आपके पास परसेंटेज तो है ही है, साथ में उसी के बीच में आपको क्या दे दिया गया है, रियल वैल्यू दे दी गई है। जब ऐसा होता है तब आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो देख लीजिए। मान लेते हैं सबसे पहले वोट्स हमारे पास थे 100, उसमें से 10% वोटर्स ने वोट नहीं किया, यानी कि 90 ने वोट किया। 90 को हम अब यहाँ पे मान लेते हैं 90 को कुछ नहीं मानना है। सबसे पहले इसमें से जो 90 थे इसमें से कुछ इनवैलिड होंगे और कुछ वैलिड होंगे। जो इनवैलिड हमें बताया गया है वो बताया गया है 2500, लेकिन हमसे वैलिड नहीं बताया गया है। हमें कहा गया है कि टोटल जो वोट्स थे 90% में से जो इनवैलिड हैं 2500 हैं। तो हम वैलिड वोट्स को मान लेते हैं कि टोटल अभी उस समय उसके पास जो वैलिड वोट्स हैं वो 100 हैं, ठीक है। तो 100 में से जो जीतने वाले को मिले हैं वो 55% मिले हैं। अगर जीतने वाले को 55% मिलेंगे तो हारने वाले को कितने मिलेंगे, 45% मिलेंगे। दोनों का गैप कितना है, 10 है। तो जो हमें गैप की वैल्यू दी गई है वो 2000 दी गई है। अगर 10 की वैल्यू 2000 है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 20000 हो जाएगी। यानी कि जो हमारे पास वैलिड वोट्स आए वो 20000 आ गए। अब 20000 अगर हमारे पास वैलिड वोट्स हैं, 2500 इनवैलिड वोट्स हैं, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये 90 की वैल्यू के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से जो हमारे पास 90 की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 22500। अब हमारे पास अगर 90 की वैल्यू 2250 है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 100 की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 25000। तो यही आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। ये थोड़ा सा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन आप कर लेंगे थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे। तो इसका जो आंसर आपके पास आ जाएगा वो 37500 आ जाएगा। इसे आप करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप थोड़ा सा प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो जो आपके कॉन्सेप्ट हैं वो समझ में नहीं आएंगे। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है बोनस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो होते हैं ज़्यादातर पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन जब पूछे जाते हैं तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन पेपर जो एग्जामिनर होता है पेपर को कठिन बनाना चाहता है तभी ये पूछता है ज़्यादातर, वैसे ये नहीं पूछता है। तो कठिन नहीं होते हैं, बस इनको हम केवल और केवल x मान कर ही लगा सकते हैं। और जो दूसरा मेथड होता है वो मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आता है, तो उसको मैं नहीं बताऊंगा। इसके दो मेथड होते हैं सॉल्व करने के, लेकिन जो दूसरा मेथड होता है मुझे थोड़ा सा टिपिकल लगता है, उससे आंसर जल्दी आ जाता है, वो तो मुझे पता है, लेकिन उससे थोड़ा सा जो टाइम होता है, मतलब कि क्या कहते हैं कि उसमें समझने की जो क्षमता होती है उसमें समझ में नहीं आता जल्दी से, इसीलिए हम बच्चों को वो नहीं समझाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमसे कहा गया है कि एक सेल्समैन है वो 12% कमीशंस टोटल सेल पे बना रहा है और उसे 1% बोनस मिलेगा अगर वो 15,000 से ऊपर सेल करेगा। इफ़ द टोटल अर्निंग ऑफ द सेल्समैन इज़ ₹7650, अगर टोटल अर्निंग उसकी 7650 है तो बताना है उसने कितने का सामान बेचा है। तो मान लेते हैं कि उसने पहले जो 15,000 थे उस पर उससे कितना कमीशन मिल रहा है, 12% कमीशन मिल रहा है। फिर अगर वो 12% से मतलब कि 15,000 से ऊपर कुछ कमा रहा है, तो मान लेते हैं कि जो 15,000 से वो ऊपर कमा रहा है वो x रुपीज़ कमा रहा है।
तो जो x है ना उस पर उसे बोनस मिलेगा 13%, क्योंकि 12% तो मिलेगा ही मिलेगा, 1% उसे बोनस और मिलेगा, तो 13% हो जाएगा, जो कि बराबर हो जाएगा 7650, क्योंकि टोटल सैलरी उसकी इतनी है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 45,000, लेकिन 45,000 हमारा आंसर नहीं आ जाएगा, क्योंकि हमसे टोटल सेल पूछा गया है और जो x है वो हमने इंक्रीज सेल माना था। तो टोटल सेल जो हमारे पास हो जाएगी वो हो जाएगी 45,000 प्लस ये वाला 15,000। तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 60,000 आंसर आ जाएगा। A salesman is allowed 7% commission on the sale made by him and a bonus of 3% on the sales over 5,000 if the total earning of the salesman is 7650, then find total sales। देखो यहाँ पे सबसे पहले वो 5,000 अगर कमा रहा है तो उसे उसके ऊपर 7% जो कमीशन है वो मिलेगा, लेकिन अगर वो 5,000 से ऊपर कमा रहा है तो उसे उसके ऊपर 3% बोनस मिलेगा। तो 7% तो मिलेगा ही मिलेगा, 3% बोनस मिलेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, उसे 10% हो जाएगा। तो जो 5,000 से जितना भी ऊपर कमा रहा होगा उसे उस पर 10% मिलेगा। अब दोनों का ही हम वैल्यू निकालें तो उसकी सेल्स के बराबर, मतलब कि उसका जो अर्निंग है उसके बराबर होगा, तो 7650 के बराबर होगा। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी अब हमारे पास 73,000। लेकिन फिर से यहाँ पे आपके पास जो x है हमने इंक्रीज वैल्यू माना था, तो आपको टोटल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। टोटल वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इसमें 5,000 जोड़ना होगा। तो जब आप इसमें 5,000 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 78,000 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके पास होमवर्क हो जाएगा। पहले दूसरा जो जैसा हम लोगों ने किया है उसी के ऊपर बेस्ड है। तो ये आपका आंसर इसका आना चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका 70,000। ये भी आप होमवर्क में कीजिए, सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे आपके पास 5.5 है, तो आपका 10,000 का 5.5% आपको निकालना है, प्लस जो इंक्रीज्ड वैल्यू है उसे मान लेते हैं x के ऊपर उसे बोनस मिलेगा 1/2, यानी कि आधा % बोनस और मिलेगा। 5.5 मिल ही रहा है, आधा % और मिलेगा यानी कि 6 हो जाएगा। तो उसके ऊपर आपको 6% निकाल लेना है, जो कि बराबर होगा 1990। जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आएगी 24,000। अब उसमें आपको क्या करना है, 10,000 जोड़ देना है। 10,000 आप जोड़ देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 34,000। ये थोड़ा सा क्वेश्चन मुझे अटपटा लगा, या तो मुझसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस टाइप हो गया है, या मेरी कैलकुलेशन कहीं पे गड़बड़ हो रही है, तो इसका मैं आंसर नहीं निकाल पा रहा हूँ। तो आप में से कोई भी अगर इसको सॉल्व कर लेता है तो मुझे कमेंट में आंसर ज़रूर बताना, ताकि मैं भी इसे थोड़ा सा देख सकूं। इसका मेरी समझ से या तो 1:20 आना चाहिए आंसर, या ये ऑप्शन कुछ गलत है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करके ज़रूर हमें बताइएगा। 45% सेम क्वेश्चन है। एक कंपनी है 9% allowed to 9% sales on total sales made by him and bonus of 1% on the sales over 20,000। तो यहाँ पे बस थोड़ी सी उसने लैंग्वेज बदल दी है। अब वो कह रहा है कि जो टोटल सेल होगी उसके ऊपर 9% देगा, और 20,000 से जो ऊपर कमा रहा होगा उस पर 1% बोनस दे रहा होगा। तो हम मान लेते हैं टोटल सेल वो कर रहा था x, तो x के ऊपर वो 9% दे रहा होगा। जो 20,000 से ऊपर कमा रहा होगा वो x माइनस 20,000 हो जाएगा, क्योंकि टोटल सेल x ही कर रहा था। 20,000 से ऊपर अगर हमें निकालना है तो 20,000 माइनस कर देंगे, तो उसके ऊपर केवल और केवल 1% वो कमाएगा, इक्वल्स x माइनस 63,200, क्योंकि उसका जो डिपॉजिट कर रहा है 63,200 कर रहा है,
तो जो कमा रहा होगा वो जो डिपॉजिट कर दिया है उससे टोटल सेल्स से माइनस कर देंगे तो वो कमा रहा होगा। तो बस यहाँ पे थोड़ी सी लैंग्वेज उसने चेंज कर दी थी, तो लैंग्वेज का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 70,000, सॉरी तो ये आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ आपको मिक्स क्वेश्चन बता देते हैं। मिक्स क्वेश्चन का मतलब है कुछ क्वेश्चन मिले जुले होंगे। इस तरीके के क्वेश्चन आपको करने हो तो कैसे कर सकते हैं वो देख लीजिए। ये एक कंपनी है, वो 5% कमीशन दे रही है सेल्समैन को। टोटल सेल्स वो अगर कमा रहा है टोटल सेल्स के ऊपर, ठीक है, एंड ए बोनस ऑफ 4% ऑन द सेल्स ओवर 10,000। तो जो टोटल सेल है उसको जैसा हम लोग पहले करते जा रहे हैं उसके हिसाब से भी कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा हम अलग तरीके से बताने की कोशिश करते हैं आपको। तो मान लेते हैं कि 10,000 जो टोटल सेल है उसके ऊपर वो बोनस दे रहा है, वो 5% दे रहा है। और जो दस हज़ार से अगर वो ज़्यादा कमा रहा है तो उसके ऊपर जो बोनस दे रहा है उसे वो 4% दे रहा है, ठीक है। टोटल सेल पे 5% है और जो 10,000 से ज़्यादा कमाएगा उस पर 4% है। तो हम मान लेते हैं कि जो वो कमा रहा था उसको हमने 4 और 1 में तोड़ दिया। अब जो सेल्समैन है वो कहता है कि आप मुझे जो 5% है शुरुआत में ना देके टोटल सेल के ऊपर भी हमें 4% दे दीजिए। तो जो 1% उसने एक्स्ट्रा कमाया था तो किसके पास चला जाएगा, कंपनी के पास चला जाएगा। तो 1% अगर हम 10,000 का निकालें तो 10,000 का 1% आता है आपके पास 100। यानी कि जो आपका कंपनी में जमा कर रहा था पहले सेल्समैन 31,100 रुपये, तो अब वो जमा करेगा 31,200 रुपये, सॉरी 3,200 रुपये अब वो जमा करेगा। वेट अ मिनट, थोड़ा सा ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 96% आपके पास हो जाएगा 3100 प्लस 100 इक्वल्स 31200। तो ये आपके पास जो 96% की वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, 31200 हो गई। क्योंकि वो 4% को कमीशन उसको मिल रही है तो जमा कितना कर रहा होगा, 96% वो बैंक के अंदर मतलब कि जो कंपनी है उसमें डिपॉजिट कर रहा होगा। तो हमें निकालना किसकी वैल्यू है, टोटल सेल्स की वैल्यू निकालनी है। तो टोटल सेल्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% हो जाएगी। यानी कि आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 100% के लिए 31200 अपॉन 96 इंटू 100। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका आएगा 32500। The hourly work of a female labor are increased by 12.5%। तो यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला लगना है वो लगना है वेजेस इंटू आवर इक्वल्स इनकम पर वीक। वो कितना काम कर रही है, 50 घंटे काम कर रही है और उसे जो रुपए मिल रहे हैं 1200 रुपये मिल रहे हैं। यानी कि अगर 50 घंटे के उससे 1200 रुपये मिल रहे हैं तो 1 घंटे के उससे मिलेंगे 24 रुपये।
यानी कि 24 रुपये प्रति घंटा उसकी मजदूरी है। उसने 50 घंटे काम किया था, तो टोटल रुपए मिलाकर हुए थे 1200 रुपये। ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि जो आवरली वेज है, यानी कि जो उसे प्रति घंटे रुपए मिल रहे थे किसी काम करने के लिए, उसमें इंक्रीज हो जाता है 12.5%। 12.5% का मतलब है 1/8, यानी कि 1/8% उसमें इंक्रीज हो जाता है। तो अगर हम इसका 24 का 1/8 निकालेंगे 3 आएगा। इसमें जब हम 3 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 27। जो वीकली आवर्स हैं वो रिड्यूस हो जा रहे हैं बाय 8%। जब हम 50 का 8% निकालेंगे तो आपके पास आएगा 4, यानी कि -4 कर देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 46। अब इन दोनों की आपको मल्टीप्लाई कर लेनी है। मल्टीप्लाई करते ही आपके पास आंसर आएगा 242। तो आपके पास जो इनकम इंक्रीज हो रही है वो कितनी इंक्रीज हो रही है? 42 हो रही है। पहले 1200 मिल रहे थे, अब 1242 मिल रहे हैं। तो इसका अगर आप परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे? तो हो जाएगा आपके पास इंटू 100, 0 से 0 कट जाएगा, 12 3 जा 0.5 जा, तो 3.5 इंक्रीज करेगा आपके पास। A tax on commodity is diminished by 15% and its consumption increases by 10%. Find the effect on revenue. देखो, जो टैक्स है वो 20 से 17 हो जा रहा है, जिससे जो कंजप्शन है वो 10 से 11 हो जा रहा है, क्योंकि 10% इंक्रीज कर रहा है। तो रेवेन्यू कितना हो जाएगा? रेवेन्यू हो जाता है टैक्स इंटू कंजप्शन, यानी कि 10 रुपये की वो चीज़ ले रहा था, 20 रुपये उस पर टैक्स हो गया। तो पहले जो रेवेन्यू हो रहा था वो 200 रुपये हो रहा था, अब कितना रेवेन्यू हो रहा है? 187 हो रहा है। तो डिक्रीज कितना कर गया? 13 रुपये डिक्रीज कर गया। तो इसका अगर हम परसेंटेज निकालें तो आपके पास कितना आंसर आएगा? 6.5% डिक्रीज। तो सेम ये क्वेश्चन आपका 48 की तरह है, इसे आप होमवर्क में करेंगे। आपको यहाँ पे जो ये दिया गया है इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, रेशियो में कन्वर्ट कर लेना है। रेशियो में कन्वर्ट कर आप आसानी से कर पाएंगे इसको। तो 25 8 200 हो जाता है, 25 9 225, तो 8:9 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर आपका आना है वो 23.75% इंक्रीज आएगा। इसी तरीके से आगे ये क्वेश्चंस हैं, ये हम लोग आपको सारे का सारा जो क्वेश्चन है करा चुके हैं, बस ये आपको इंक्लूड किए हैं ताकि आप थोड़े से क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर पाएँ। तो इन सभी क्वेश्चंस को आपको क्या करना है? होमवर्क में करना है। अगर थोड़ा बहुत अलग होगा तो बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आप आंसर इनके कर पाएंगे। ये सारे के सारे आपको करा चुके हैं। इनमें जो फार्मूला लगता है वो x + y + xy/100 लगता है। ये भी आपसे हो जाएगा। थोड़ा सा ये डिफरेंट है, जितने भी क्वेश्चन आपको कराए हैं उससे डिफरेंट है, लेकिन आप हमसे लगातार जुड़े हुए हैं तो इस क्वेश्चन को भी आप कर पाएंगे। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो हमेशा की तरह इसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो सब्सक्राइब कर लिया करिए, क्योंकि सब्सक्राइब तो फ्री है। थोड़ा सा आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आपने अगर सब्सक्राइब ना किया हो। कमेंट आप कर सकते हैं, जो भी आपको डाउट होंगे उसका जवाब आपको ज़रूर दिया जाएगा। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जो आप कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं।
दोस्तों फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।